हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर मॉनिक्स वन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दी कैलकुलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल ब्रांच आपकी, जिससे टोटल आपको 5 चैप्टर्स दिए गए हैं और ये पांचों चैप्टर्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊं, हर एक क्वेश्चन आप खुद से कर पाए एंड ऑफ द कैलकुलस। तो मुझे बेटा आपसे एक चीज चाहिए जो आपको ईमानदारी से देनी है। वो क्या है? आपको मेरे ऊपर कंप्लीट बिलीव कर लेना है और कभी भी पांचों चैप्टर्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, कंप्लीट कराने वाला हूं, कहीं पे आपको कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। लेक्चर्स को स्किप नहीं करना है, स्पीड में आपको नहीं देखना है। भले ही आप इन चैप्टर्स को पढ़ चुके हो या फिर फ्रेशर हो, सभी स्टूडेंट्स को ऐसे ही देखना है कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ये बात आप मेरी मान लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, कैलकुलस कंप्लीट करने के बाद ये पांचों चैप्टर आपको पूरी मैथमेटिक्स बुक में सबसे ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लगेंगे, क्योंकि डिफिकल्ट है ही नहीं। डिफिकल्ट कुछ मामला है ही नहीं, बस उस अंदाज में कैलकुलस को नहीं पढ़ा जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट है। बस इसमें हर एक चीज चाहिए आपको, और वो क्या क्या चीजें चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो कहीं पे मैं आपको कोई बात समझा रहा हूं लैंग्वेज में, आपके माइंडसेट को बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो बेटा उन बातों को ऐसे सोच के स्किप नहीं करना कि ये तो ऐसे ही चल रहा है। मेन मुद्दे पे आते हैं। जस्ट 10 to 15 मिनट उन बातों में लगती है, बट वो आपको समझनी चाहिए। बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन में आपको देता भी नहीं हूं, या आपने देख लिया होगा। और एंड ऑफ द चैप्टर लेक्चर आप चीजों को कर पाते हैं तो आप बिलीव कीजिए, द कैलकुलस इंटायर यूट्यूब चैनल कहीं पे आप पढ़ लेना, यहाँ पे आपको मोनिक्स वन पे बेटा दी बेस्ट मिलने वाला है। ये बात मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलस को लेके मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी बेटा और कॉन्फिडेंस है। आप इसको चाहे घमंड मान लेना, एरोगेंट मान लेना, या कुछ भी मान लेना, ठीक है। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, विश्वास करना है और मेरे साथ बने रहना है। मजा आने वाला है कैलकुलस के हर एक चैप्टर में, हर एक क्वेश्चन में, हर एक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सर। पहले मैं आपके माइंडसेट के लिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, और ये बहुत जरूरी है स्टार्टिंग से ही। ऐसे नहीं करने वाले कि आए और सीधा अपन एक चैप्टर स्टार्ट किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, कैलकुलस कंप्लीट हो गया, बच्चों को पता ही नहीं है कैलकुलस में आता क्या क्या है, ठीक है। ऐसी गलती नहीं करनी सर। कैलकुलस से रिलेटेड जो पांचों चैप्टर्स है, वो पांचों चैप्टर्स फर्स्ट ऑफ ऑल डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान और इजी टू अंडरस्टैंड है। बस इसमें खेल क्या है सर? मुद्दे की बात यह है कि आपको इसके अंदर हर एक चीज आपको चाहिए, हर एक बात के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। वो बातें क्या क्या है? आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी सर। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप चीजों को याद नहीं कर सकते। जैसे ही आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ली, वन टाइम, एक बार आपको देखना है इसको, ओनली वन टाइम आपको देख लेना है, नोट्स में लिख लेना है, बात खत्म। उसके बाद जो बार बार आपको चीजें देखनी है वो ये है, रब कैटेगरी और जेआर कैटेगरी। रब कैटेगरी क्या है सर? मैक्सिमम चीजें कैलकुलस में ऐसी होंगी जो कि रिमेंबर आफ्टर बेसिक। पहले आप उसका बेसिक जानिए, उसके बाद उन चीजों को आप याद कीजिए। लेकिन बहुत सारी कैटेगरी की चीजें ऐसी भी हैं जो कि डायरेक्ट क्या है, जस्ट रिमेंबर। कुछ बातें ऐसी होंगी जो बिंदास मैं आपको बोलूंगा कि इनको याद कर लो, बस बात खत्म। वहां पे मैं फालतू की वो एटीट्यूड नहीं दिखाऊंगा कि बेसिक आपको जानना चाहिए वगैरह वगैरह, नहीं। कुछ चीजें हैं जो हमें याद ही करनी चाहिए, ओनली जस्ट रिमेंबर है सर। तो मैं बिंदास आपको बोलूंगा और आप बिंदास उनको रट लेना, ठीक है ना, याद कर लेना। फिर उसके बाद खेल क्या है सर? प्रैक्टिस मोर एंड मोर। कैलकुलस के अंदर हर एक चैप्टर में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सर? एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस है ओनली वही करते हैं बच्चे, टीचर्स भी वही करवाते हैं, और सबसे बड़ी गलती यही है। इतनी बड़ी मैथमेटिकल ब्रांच है और आप 150-200 क्वेश्चंस सोल्व करके सोचते हो कि हमें अच्छे से आना चाहिए। पॉसिबल नहीं है बेटा। थ्योरी के बीच बीच में मैं आपको डीपीपी अवेलेबल कराऊंगा, और वो डीपीपी आपको सोल्व करनी है, स्किप नहीं करनी है। उनके अंदर जो क्वेश्चंस मैं इंक्लूड करूंगा वो आपकी बोर्ड एग्जाम के दायरे में रहकर ही करूंगा। आउट ऑफ द बोर्ड एग्जाम जाके नहीं करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन आपकी 12th एग्जाम के ओरिएंटेड होगा, तो आप वो चीज छोड़ दीजिए। उन डीपीपीज को आप साथ के साथ सोल्व कीजिए, और वहां से आपका एक अच्छा खासा माइंडसेट बन जाएगा। एनसीईआरटी से ऊपर का लेवल आपका चला जाएगा। फिर आप एक्सरसाइज सोल्व कीजिए, बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चंस कीजिए, आपसे खुद से हो जाएंगे दे दहाड़न, ठीक है। उसके बाद क्या सर? कैलकुलस में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चंस की शकल को समझना पड़ेगा। शकल बोले तो सर फॉर्मेट, स्ट्रक्चर, कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना तो हमें इस अप्रोच से जाना है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें इस चीज के बारे में सोचना है। और यही चीजें होती है बेटा एक स्टूडेंट को सिखाने वाली। बाकी तो आपको कोई भी बता देगा ये फॉर्मूला याद कर लो वगैरह वगैरह, वो गूगल पे भी कर सकते हो आप। हमें क्वेश्चंस की स्ट्रक्चर को समझ के अप्रोच को अप्लाई करना है सर।
ये चीज आप समझ गए, इनको आपने समझ लिया, देन कैलकुलस खत्म। यही है बस। तो डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आपको हर एक मुद्दे पे काम करना पड़ेगा। इसके अंदर हर टाइप की चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, रटने वाली चीजें हैं, याद करने वाले फॉर्मूला आएंगे काफी सारे, ठीक है। क्वेश्चंस की शकल को आपको समझना पड़ेगा और अच्छी खासी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन आपका कैलकुलस खत्म। सेकंड पॉइंट कि सर क्लास 11 से हमें क्या क्या पता होना चाहिए, सुनना जरा। क्लास 11 से हमें क्या क्या पता होना चाहिए, तो कैलकुलस की आप थ्योरी पढ़ रहे हो या क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो उनके बैकग्राउंड में सेट, रिलेशन, फंक्शंस, स्पेशली फंक्शंस, कौन से फंक्शंस है, स्टैंडर्ड फंक्शंस, वो चलेंगे सर बैकग्राउंड में, वो चलते रहेंगे। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए, स्पेशली आपको फंक्शन बहुत बखूबी आना चाहिए। 5-7 आपने स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े थे क्लास 11th में, उनको आप अच्छे से देख लो। उनमें भी क्या क्या चीजें सर, फंक्शंस की डोमेन रेंज बोले तो सर डिफाइनिंग का मतलब कि फंक्शन कहीं पे डिफाइन हो रहा है, कहीं पे डिफाइन नहीं हो रहा है। तो डिफाइनिंग के दायरे में, डोमेन रेंज के दायरे में रह के आपको सोचना पड़ेगा। कोई पॉइंट है जिसमें फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो वो चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए, ठीक है ना। आंख बंद करके अपन को नहीं चलना है, इन चीजों को अपन को ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस को समझने के लिए हम स्टैंडर्ड जो फंक्शंस है उनके ग्राफ को भी यूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ आपको आने चाहिए फ्रॉम द क्लास 11th। स्टैंडर्ड फंक्शंस के ग्राफ का मतलब सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, 1/x का ग्राफ है ना, मॉड्यूलस फंक्शन आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, पॉलिनोमियल कुछ फंक्शन है जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इन सबका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, वो ग्राफ हमें कभी कभी हेल्प करेगा। अब इसमें हल्की सी एक डाउट है, वो क्या चीज है सुनना। लगभग स्टैंडर्ड फंक्शंस आपने क्लास 11th में देख लिए, उनकी डोमेन रेंज देख ली, लेकिन 2-3 फंक्शन ऐसे हैं जैसे कि लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो क्लास 11th में थे नहीं, हालांकि मैंने बच्चों को पढ़ाए हैं वहां पे, लेकिन फिर भी लॉग और एक्सपोनेंशियल मैं आपको कैलकुलस के अंदर करवाने वाला हूं, ये 2 फंक्शन। बट इन दोनों की लिमिट क्या होती है वो मैंने क्लास 11th में ही निपटा दिया, क्योंकि लिमिट नाम का चैप्टर क्लास 11th में है बेटा। अभी बात करेंगे लिमिट की। तो ये चीजें बैकग्राउंड में चलेंगी, ये आपकी अच्छे से पॉलिश की हुई होनी चाहिए, इनको वापस से आप ताजा कर लेंगे एक बार। ये तो बात हो गई आपके माइंडसेट की कि कैलकुलस डिफिकल्ट नहीं है, हर एक मुद्दे पे ध्यान देना है। कुछ क्लास 11th की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं सर कैलकुलस में वो 5 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, वो 5 से 6 टॉपिक कौन कौन से हैं जो क्लास 12th में हमें पढ़ने चाहिए। अब नॉर्मली टीचर्स क्या करते हैं, वीडियो स्टार्ट होता है और एक चैप्टर पढ़ाने स्टार्ट करते हैं, नहीं, पहले हम कैलकुलस के वो तमाम 5 चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूं, हर एक चैप्टर के अंदर उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे, उस चैप्टर में ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए ताकि क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हो जाए। एक तरीके से वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको हर एक चैप्टर के लिए बताने वाला हूं। और जब वो पर्टिकुलर चैप्टर हम पढ़ेंगे वहां पे जस्ट उन बातों को मैं आपको लिखवा दूंगा, वहां पे हम वो डिस्कस करेंगे नहीं, वो अभी कर लेंगे। फिर 1 बाय 1 हर एक चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है क्या? अब जो बच्चा मुझे एकदम बिना स्किप किए देख रहा है उसकी कैलकुलस कहीं नहीं जाने वाली बेटा, मेरी गारंटी है, तू मेरे साथ बना रहे। अब हम देखते हैं सर वो 5 ये बातें लिख लेंगे बेटा आप, है ना, एक बार लिख लो 1 टाइम आप, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूं, फिर वो 5 चैप्टर्स हम यहां पे रखते हैं सर। जस्ट 10 मिनट्स वो लगेंगी और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इन दोनों को एक ही चैप्टर बना रखा है एनसीईआरटी के अंदर। हम यहाँ पे टोटल 5 चैप्टर आपके, बट यहाँ हम देख रहे हैं कि सर कौन कौन से पॉइंट आप कवर करोगे उन 5 चैप्टर्स में, ठीक है। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके। फर्स्ट पॉइंट अपना है लिमिट। कैलकुलस के अंदर एंट्री हम कहां से करते हैं सर, लिमिट से, जो कि आपने क्लास 11th के अंदर देखा होगा। और क्लास 11th की बुक से मैं एक ही चैप्टर बेटा आपसे चाहता हूं जो आप कंप्लीट पढ़ लें। मोनिक्स 1 पे जाएं आप, अपने ही यूट्यूब चैनल पे क्लास 11th के प्लेलिस्ट में आप लिमिट नाम का चैप्टर जरूर पढ़ के आए। उसमें आपको डेरिवेटिव नहीं देखना है, ओनली लिमिट देखना है, एक्सरसाइज भी सोल्व नहीं करनी है। लिमिट के लिए मैंने जो थ्योरी के 3 से 4 लेक्चर बना रखे हैं वो कंप्लीट कर लो, एक लेक्चर डीपीपी का है वो कंप्लीट कर लो, बस इतना आप कर लो बेटा। ये कंपलसरी बोल रहा हूं मैं आपको, ये आप कर लो। मैं कह रहा हूं अपने जो चिंटू मिंटू है ना भाई साहब, उनको भी ये कैलकुलस पूरा समझ में आ जाएगा बहुत खतरनाक तरीके से, बस ये कंप्लीट कर लो आप। इसके अलावा मैं नहीं बोलूंगा आपको कि कोई चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ के हैं। ऐसा जरूर बोलूंगा कि अभी मैंने बोला था आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन, उनका हल्का फुल्का आपको नॉलेज होना चाहिए, बैकग्राउंड में वो चीजें चलेंगी और वो मैं आपको साथ के साथ बता भी दूंगा। लेकिन ये इंटायर चैप्टर अपन को चाहिए बेटा, इन तीनों में हम लिमिट ही फाइंड आउट करेंगे। तो मैं कितना आपको बताऊंगा बीच बीच में, आप भी डिस्टर्ब होंगे, मैं भी होऊंगा, ये कंप्लीट कर लेना आप, ठीक है। लिमिट क्या होती है सर, लिमिट हल्का सा मैं आपको बताऊं,
कि सर हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे, और ये दोनों सर इक्वल आ जाए और इक्वल भी किसी फाइनाइट नंबर के, तो ये फाइनाइट नंबर ही अपना क्या होता है, लिमिट। इस तरीके से हम लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करते थे। फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे, ये मैंने आपको इन 3-4 लेक्चर्स में सिखा रखा है, जो हम काम में लेंगे इन दोनों चैप्टर्स में। ठीक है, अब हम क्लास 12th यहां से स्टार्ट करते हैं सर। अपनी 12th क्लास वाला कारवा यहां से स्टार्ट होता है। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी क्या है सर, ये लिमिट वाला काम ही हम करेंगे। हमें सबसे पहले लिमिट ही फाइंड आउट करनी है। लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे x टेंड्स टू a, सपोज कोई पॉइंट है, उसमें हमने फंक्शन की क्या कर ली, लिमिट फाइंड आउट कर ली, और अब हम चेक कर लेंगे कि ये लिमिट फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल है या नहीं है। इक्वल है तो वो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप देखो, क्या इसके अंदर आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है क्या? इसमें तो क्या दिक्कत है भाई, फंक्शन वैल्यू तो कोई भी फाइंड आउट कर सकता है। आपका ये कोई फंक्शन है 3x² + 2, मैं कहूँ कि x = 2 पे इसकी वैल्यू बताओ, तो फंक्शन की वैल्यू आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। रियल में जो खेल है सर वो लिमिट फाइंड आउट करने का है, जो कि क्लास 11th में आपको सीखना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है, जैसे आप कॉन्टिन्यूटी और लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करते हो ना कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, वैसे ही क्लास 12th में हम डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जिसको हम बोल देते हैं प्यार से, डेरिवेटिव नाम का एक खेल देखेंगे। वो डेरिवेटिव सर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है इनिशियल फेज में, ये भी तो चेक करना पड़ा मैथमेटिशियन लोगों को। तो डेरिवेटिव की एग्जिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना। ये कुछ वर्ड्स हैं जो बच्चों को पता ही नहीं रहते, मैं हर एक वर्ड आपको डिटेल में बता रहा हूं। सर डिफरेंशियबिलिटी छोटा सा पार्ट है, 2 या 3 क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में डिफरेंशियबिलिटी चेक करने वाले, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए डिफरेंशियबिलिटी का मतलब एग्जिस्टेंस हम चेक कर रहे हैं डेरिवेटिव की। जब ये करना हम सीख जाएंगे तो अगले ही पॉइंट में हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट, और ये मान के चलेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फिर इस बात को हम खत्म कर देंगे सर, यहीं पे भूल जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, और कैसे चेक करते हैं सर एग्जिस्टेंस हम चेक करते हैं सर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और दोनों इक्वल आ जाए सर किसी फाइनाइट नंबर के, तो ये फाइनाइट नंबर ही उस फंक्शन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है किसी फाइनाइट नंबर के, तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और ये फाइनाइट नंबर वो क्या हो जाता है, डेरिवेटिव। अब आप मुझे ये बताओ, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आप फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये बेटा लिमिट ही फाइंड आउट करेंगे आप, तो इसमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे भी आप क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिट। तो एक्चुअल के अंदर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं सर, लिमिट ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं, इन तीनों में रियल जो खेल है ना बेटा वो किसका है, लिमिट का है। रियल खेल किसका है, लिमिट का। तो लिमिट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, मतलब हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए फ्रॉम द क्लास 11th। यहां तक की बात क्लियर है क्या बेटा, यस। और ये अपना फर्स्ट चैप्टर रहेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, जिसमें मोस्ट जो पोर्शन है वो किसका है, कॉन्टिन्यूटी। ये थोड़ा सा दे रखा आपको, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, डेरिवेटिव। इतना आप समझ लो एक बार, फिर आएंगे मजे कि सर अब हमने एग्जिस्टेंस वगैरह चेक कर लिया कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और ये इनिशियल फेज की बात थी, एक बार आपको देख लेना। अब मुद्दे की बात है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। ये बड़ा सा चैप्टर आपको दे रखा है, काफी सारी एक्सरसाइज है कि सर हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे होंगे उस टाइम पे हम ये मान के चलेंगे कि जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। हमें उस बात पे फोकस नहीं करना सर, फोकस नहीं करना तो ये बात हमें काम में नहीं आएगी। अब हमें कोई मेथड्स बनाना पड़ेगा सर, जिससे हम फटाफट से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाए। उसके लिए मैथमेटिशियन लोगों ने एक प्रोसेस बनाया, वो प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन। अब यहां पे हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे सर डिफरेंशिएट करके किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, जैसे हम बोलते हैं ना एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या है सर, प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। dy by dx को फाइंड आउट करने की एक प्रोसेस है सर डिफरेंशिएशन, ठीक है। और इसके अंदर कई सारे मेथड्स हैं सर, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के कई सारे मेथड्स हैं, उन सभी मेथड्स, उन सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, उन सभी प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। सिंपल बात है सर। इसके अंदर खेल किस बात का रहेगा मेनली, जैसे इन तीनों में तो लिमिट का खेल था। इस पूरे एंटायर चैप्टर में बहुत सारी आपको एक्सरसाइज दे रखे, कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, बट मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कैलकुलस कंप्लीट होने के बाद ये वाला पोर्शन आपको इजी लगेगा। ये इजी पोर्शन होता है सर। कैसा पोर्शन होता है ये, इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। जस्ट आपको क्या करना होता है,
इसमें जस्ट रिमेंबर करना है चीजों को। फॉर्मूला दे रखे हैं, उन फॉर्मूला को जस्ट आपको याद कर लेना है और अच्छी खासी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। खत्म बात सर, ये डन है सर मामला, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब डेरिवेटिव आप सीख गए हो, तो इन डेरिवेटिव का क्या एप्लीकेशन है, इन डेरिवेटिव्स का क्या यूज है, वो अपना अगला चैप्टर रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बेटा ये याद करने वाला मुद्दा नहीं है, नाम से पता लग रहा है कि आप यूज कैसे करेंगे। तो इस बात को तो आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का खेल है सर यहाँ पे सारा, और बाकी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस तो है ही। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हर एक में इंपॉर्टेंट है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोल दो चाहे एप्लीकेशन इंटीग्रल, दोनों में ही खेल किसका है सर, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, सारा खेल समझने का है। इसके बाद आता है इंटीग्रल्स। जैसे यहाँ पे हमने डेरिवेटिव की बात करी, फिर आता है इंटीग्रल। इंटीग्रल्स क्या होते हैं सर, ये डेरिवेटिव जो है इनका जस्ट रिवर्स, एंटी डेरिवेटिव को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल्स। ठीक है, इंटीग्रल्स ये तो बेसिक बात होगी सर, इनिशियल फेज, हर एक चीज को शुरुआती दौर में कैसे देखा गया वो बात मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, जैसे कि डेरिवेटिव को इनिशियल फेज में इस तरीके से उसकी एग्जिस्टेंस चेक की गई, और ये हमने चेक किया, और ये एफ अपना क्या हो गया, डेरिवेटिव। लेकिन बाद में जाके हम डेरिवेटिव ऐसे फाइंड आउट थोड़ी करेंगे, उसके लिए सर हमारे मेथड बना दिए, डिफरेंशिएशन एक नई चीज बना दी हमने, एक प्रोसेस बना दी। सेम तरीके से इंटीग्रल्स इनिशियल फेज में कैसे देखा गया सर, इंटीग्रल्स है क्या, तो जो डेरिवेटिव है उन्हीं का एंटी डेरिवेटिव आप बना लो, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस कैसे, एक्स स्क्वायर का डिवाइड बाई dx आप करोगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। तो अब हम सोच रहे हैं कि सर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप मुझे बताओ 2x जो है वो किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से आया, इसका करने से आया, तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर। ऐसे हम रिवर्स एंटी डेरिवेटिव, ये तो इनिशियल फेज की बात हो गई सर। अब हम हमेशा ऐसे थोड़ी सोचेंगे कि किस फंक्शन से आया होगा ये ना, अब हमने बना ली सर प्रॉपर एक प्रोसेस, उस प्रॉपर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रल्स, वो प्रोसेस हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम कई सारे मेथड्स हम सीखेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया कि इंटीग्रल्स हम फाइंड आउट करेंगे बाय द मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाली चिड़िया समझ में आई क्या आपके, ये दोनों सर प्रोसेस है। ये प्रोसेस है किसको फाइंड आउट करने की, डेरिवेटिव को। ये प्रोसेस है सर इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करने की। ठीक है, और ये प्रोसेस एक्चुअल में है क्या, इनिशियल फेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो सर ये प्रोसेस है ना, ये रिवर्स प्रोसेस है किसकी, डिफरेंशिएशन की। कि जैसा आप डिफरेंशिएशन में करते थे उसका रिवर्स एक प्रोसेस आप लगा दोगे तो आपके सामने क्या आ जाएंगे, इंटीग्रल्स। खत्म बात। ये हो गया अपने टोटल कितने पॉइंट, 5 पॉइंट। ठीक है, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन को लिखने का तरीका dy by dx, और इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स को लिखने का तरीका इस तरीके का एक साइन लगाएंगे, ये अपना फंक्शन है और उसका हम dx बोले तो x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। अगला पॉइंट अपना क्या है, इंटीग्रल्स आपने सीख लिया, अब इनका एप्लीकेशन। जैसे यहां पे था तो सेम पॉइंट आप अगला क्या लिखेंगे, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे हैशटैग लगा के लिखेंगे, इसके जस्ट नीचे आप एप्लीकेशन ऑफ क्या कर देंगे आप, इंटीग्रल्स। तो उसमें भी आपको सेम बात लिखनी है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है सर, और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है ना, वो ठीक ठाक क्वेश्चंस आपको दे रखे, ठीक ठाक एक्सरसाइज दे रखी है, वहां पे आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा भाई साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस है और एग्जाम में आते हैं। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल सर ये मुद्दे की बात नहीं है, यहाँ पे लिख लेना, ये छोटू सा पॉइंट दे रखा आपको, छोटू सा चैप्टर आपके लिए, समझ गए बात, छोटू सा। इसको सर हम मात्र और मात्र 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, 10-20 क्वेश्चंस आप कर लेंगे, सफिशिएंट है। कभी कभार क्वेश्चन आता है, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, इसमें आपको टेंशन लेना नहीं, इसको इसके नीचे लिखना। और लास्ट पॉइंट अपना आएगा फिर क्या, डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो मैं आपको वो लिखवा देता हूं, फिर मुद्दे की बात खत्म। फिर स्टार्ट करते हैं सर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। और जिस भी बच्चे ने यहां तक लेक्चर को देखा ना बिना स्किप किए, बेटा थैंक्स टू यू, और मैं तेरे से वादा करता हूं कैलकुलस तेरे से बेस्ट किसी को नहीं आएगा इस वर्ल्ड में, ये गारंटी है। ठीक है, इसके बाद आप लिखो पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिख लो, 5 नहीं 6 है, 6 नंबर पॉइंट है अपने पास। ये अच्छा खासा पॉइंट है भाई साहब, इसमें काफी सारी एक्सरसाइज, काफी सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस नाम से पता लग रहा है, इसमें अलग अलग टाइप की, अलग अलग फॉर्मेट की आप इक्वेशंस के साथ डील करेंगे। तो ये कौन सी वाली बात आ गई सर, इसके अंदर मेनली हमें किस बात पे फोकस करना है, फॉर्मेट पे,
क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर पे, हाँ अच्छा इस टाइप की इक्वेशन आएगी तो हमें ये करना है, ऐसे सोचना आपको, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस का मतलब आपको इस चीज पे फोकस करना है, फोकस, या फिर मैं डायरेक्ट लिखूं क्वेश्चंस की शकल बोले तो फॉर्मेट या फिर स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एसटी बोले तो स्ट्रक्चर। क्वेश्चंस की शकल को समझो बेटा, क्वेश्चंस की शकल को समझो, बस बात खत्म है फिर, ठीक है। जेआर कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं है ना, याद करने वाला मुद्दा कम है, यहाँ पे शकल को समझने का मुद्दा ज्यादा है। ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन। अब करते हैं स्टार्ट अपन अपना फर्स्ट कैलकुलस चैप्टर। वैसे तो लिमिट है क्लास 11th में, वो कंप्लीट कर लेना आपको। अब हम स्टार्ट करेंगे सर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। उसमें भी सबसे पहले देखेंगे कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं सर, और आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और है भी थोड़ा सा ही। कॉन्टिन्यूटी में ज्यादा थ्योरी है नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। खेल लिमिट का है तो फिर कॉन्टिन्यूटी में क्या है, कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ लो, बस बात खत्म। अब दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपना रियल सिलसिला। यहां से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। एकदम लाइट लेके पढ़ो आप, हर एक बात आप आराम से समझ पाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। आराम से चलते हैं सर कॉन्टिन्यूटी जो है इसके अंदर अलग से हमारे पास कोई फॉर्मूला, ऐसी कोई याद करने वाली बात नहीं है, अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको कॉन्टिन्यूटी में लिमिट ही फाइंड आउट करनी है, और उसको चेक करना है फंक्शन वैल्यू के इक्वल। तो मुद्दा है सर लिमिट को फाइंड आउट करने का। वो 3 से 4 वीडियो आप आराम से देख लो इन डिटेल। उसके बाद फाइनली अपना थॉट प्रोसेस क्या रहेगा सर लिमिट को फाइंड आउट करने का। तो एक ही सिंगल थॉट प्रोसेस में बेटा बता रहा हूं आपको, ज्यादा आपको सोचना ही नहीं है कि सर लिमिट के अंदर एक्चुअल में यहाँ पे x इक्वल टू ए नहीं है। x a को अप्रोच कर रहा है सर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से, बट एग्जैक्टली a नहीं है। फिर भी अपना सिंगल थॉट प्रोसेस क्वेश्चंस को सोल्व करने का क्या रहेगा कि सर हम जब जब लिमिट की जरूरत पड़ेगी हम उसके अंदर x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम डायरेक्ट, यस। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है क्या कि एक्चुअल में a के इक्वल तो है नहीं, x a को अप्रोच कर रहा है। तो जब जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने से कुछ अजीब सा बनता हुआ दिखाई दे तो आप इस बात को याद कर लेंगे बेटा, इस वाली बात को काम में ले लेंगे वहां पे। अदरवाइज आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर अजीब सा क्या बन सकता है, अभी आएगा देखो। इसमें आपने डायरेक्ट x इज इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट किया और आपको कोई रियल वैल्यू मिली, तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपकी लिमिट हो गई, खत्म यहां तो बात। सेकंड आपके पास क्या बन सकता है, आपने x इक्वल टू a पुट किया और आपके पास नॉन रियल वैल्यू बन रही है। नॉन रियल वैल्यू मतलब सर समथिंग अपॉन डिनोमिनेटर आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये पूरा नंबर इन्फिनिट को अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा, प्लस इन्फिनिट या फिर माइनस इन्फिनिट। और इस टाइप का जब भी कुछ बनता है उसको हम बोलते हैं नॉन रियल वैल्यू। तो या तो ऐसा कुछ बने तो आपको क्या करना है अभी बताता हूं आपको, या फिर आपका ये जो फंक्शन है ये कैसा हो, हैविंग मोर देन वन डेफिनेशन, एक से ज्यादा डेफिनेशन वाला हो। और यही कॉन्सेप्ट आपका कॉन्टिन्यूटी में सबसे ज्यादा दिया हुआ है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं, ठीक है। जो इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे ना आपको, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0, इसके लिए ये है, ये अपने पास क्या है, एक से ज्यादा डेफिनेशन रखते हैं, ठीक है। तो सर मोर देन वन डेफिनेशन वाले कौन कौन से होते हैं, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन, 0 से कम के लिए अलग डेफिनेशन है, 0 से ज्यादा के लिए अलग है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर्स के लिए अलग है और नॉन इंटीजर्स के लिए अलग डेफिनेशन। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन 0 पे चेंज हो जाती है सर। इसके अलावा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, ये सारे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, पीडब्ल्यूडी बोलते हैं शॉर्ट में। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन मतलब अलग अलग टुकड़ों में डिफाइन है। टुकड़ों में डिफाइन होने का मतलब उसकी डेफिनेशन बदल जाती है सर एक्स बदलने के साथ साथ। तो इस टाइप का एफ ऑफ एक्स अपना हो, या फिर सर सिंगल एफ ऑफ एक्स है, वन डेफिनेशन वाला है, लेकिन उसमें एक्स इज इक्वल टू ए पुट करने पे नॉन रियल वैल्यू बन गई। इस केस के अंदर आपको क्या करना है, इस केस के अंदर जस्ट आपको बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट अलग और राइट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट करनी है। इन दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करना कैसे है उसके लिए कॉन्सेप्ट बेटा यही है, कॉन्सेप्ट चेंज होने वाला नहीं है। बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a, बस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको अलग अलग कैलकुलेट करनी है, एक साथ नहीं करनी, क्योंकि डेफिनेशन बदल गई तो लेफ्ट के लिए डेफिनेशन अलग है, राइट के लिए अलग है, तो दोनों को सेपरेटली कैलकुलेट कर लो। बट करना कैसे है, x इज इक्वल टू ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कंडीशन, और मोस्टली कंडीशन ये है आपकी क्लास 12 के अंदर मैक्सिमम यही आने वाला है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे डबल स्टार लगा के, या फिर ये वाला आने वाला है ना क्लास 12 में, या फिर ये वाला बनने वाला स्टार लगा के लिख लें, ठीक है। ये कंडीशन कम बनती है, ठीक है। अब आते हैं कि सर हमने डायरेक्ट x इज इक्वल टू a पुट किया और हमारे पास एक तो अजीब सा ये बन सकता था,
और दूसरा अजीब सा क्या बन सकता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन सकती है। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, आपको पता होगी। और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनमें जितने भी नंबर्स होते हैं बेटा ये सारे के सारे अप्रोचिंग होते हैं, एग्जैक्ट कभी नहीं होते। डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो तो नॉट डिफाइन होता है, इनडिटर्मिनेट नहीं होता। तो यहाँ पे सारे के सारे नंबर अप्रोचिंग है, पहली बात तो ये। और इन्फिनिट के साथ मैंने अप्रोचिंग वाला साइन क्यों नहीं लगाया, एरो का मतलब अप्रोच कर रहा है, इसके साथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जनरली कंप्लीट मैथमेटिक्स के अंदर इन्फिनिट हमेशा ही अप्रोचिंग होता है। इन्फिनिट एग्जैक्ट होता ही नहीं सर, किसी को नहीं पता इन्फिनिट कितना बड़ा नंबर है, कौन सा नंबर है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये सारे नंबर अप्रोचिंग है, पहली बात तो ये। और ये 7 अपने पास क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। जैसे आपने x इज इक्वल टू a पुट किया और आपके पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई, तो अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ, कोई ऐसा मेथड लगाओ और उसको लगा के इसके इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने की कोई ना कोई वजह रही होगी, उस वजह को हटाओ आप। एक एग्जांपल से समझाता हूं। बोरिंग तो नहीं हो रहा ना आपको बेटा, बोरिंग जहां पे होता है ना, मान के चलना स्टडी वहीं पे हो रही है। एक्चुअली मुद्दे की बात यही है कि सर आपने कहा कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है, तो पहले आप एक काम करो, उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने की वजह को ही हटा दो, उस रीजन को ही हटाओ। कैसे, जैसे एक एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 4 और x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू आपको निकालना है 2, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपने डायरेक्ट x इज इक्वल टू 2 पुट किया, तो ऊपर बोलो ये नंबर, ये एग्जैक्टली 2 तो है नहीं, x 2 को अप्रोच कर रहा है, तो ये नंबर 4 को अप्रोच करेगा। तो ये नंबर पूरा किसको अप्रोच करेगा सर, 0 को अप्रोच करेगा। यहां पे आप x को 2 को अप्रोच करवाओगे तो ये पूरा नंबर किसको अप्रोच करेगा सर, 0 को। तो 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, ये आ गई सर इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसके इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने की वजह को उठाओ। वो वजह है एक फैक्टर। देखना जरा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जुगाड़ लगाऊंगा या मेथड लगाऊंगा, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और इस टाइप के टोटल मैंने आपको 7 मेथड बताए हैं, क्लास 11th में आप जाके देख लेना, इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को हटाने के 7 मेथड्स है वहां पे। उनमें एक मेथड कौन सा है, फैक्टराइजेशन, जो कि 0/0 फॉर्म में लगाते हैं कि सर इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 और x प्लस 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, और ये आ गया x माइनस 2। अब सर ये नॉन जीरो फैक्टर है, क्यों, x इज इक्वल टू 2 तो है नहीं, x एग्जैक्टली 2 नहीं है, एग्जैक्टली 2 नहीं है तो ये कभी 0 नहीं बनेगा, एग्जैक्ट 0 नहीं है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, बचा आपके पास ये, और इसमें आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो। मैंने कहा ना आपको, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनने की वजह को हटाओ और उसके बाद बेटा करना वही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू a। तो आपने वजह को हटा दिया, इस वजह को, वो फैक्टर हट गया जिसकी वजह से 0/0 बन रहा था। अब आपके पास जो बचा उसमें 2 पुट किया तो कितना आ गया, 4। तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, 4। तो आप मुझे जरा ये बताओ, हर एक क्वेश्चन में, कैसा भी क्वेश्चन हो, लिमिट का करना क्या है एक्चुअल में, x इज इक्वल टू a। जहां भी कुछ अजीब सा बने, 0/0 समथिंग अपॉन में 0, आप इस बात को याद कर लो और उस वजह को हटा दो और फिर वापस डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेपरेटली कैलकुलेट कर लो, तो फिर इस केस में आ जाएगा अपने आप ही। जैसे आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग से कैलकुलेट करोगे, तो ये लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करोगे, रियल वैल्यू आएगी, खत्म बात। इसमें भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, रियल नंबर आएगा, खत्म बात। ये इस केस में आ जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये भी वापस घूम फिर के इस केस में आ जाएगा। बोलो बात खत्म है क्या। इस तरीके से आप लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अब लगाओ हेडिंग, कॉन्टिन्यूटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। ये लिखना है बकायदा बेटा इसी चैप्टर में, और आपको वो 3-4 वीडियो कंप्लीट करने हैं, ठीक है। बस अब रिलैक्स हो जाओ आराम से। अब आपने लिमिट सीख लिया और मैंने आपको वो सिंगल थॉट प्रोसेस भी बता दिया। तो अब बेटा कॉन्टिन्यूटी में ओनली क्वेश्चन सोल्व करना बाकी रह गया, और कुछ छोटी मोटी टुच-मुच बातें बस, है ना। और आई होप कि आप इंजॉय करेंगे दी कैलकुलस को बहुत ही शानदार तरीके से। और बेटा कैलकुलस के अंदर है ना, वीडियो के टाइम को नहीं देखना होता है ना कि कितना बड़ा वीडियो कितना, ना बेटा, यहाँ तो मेहनत चलनी चाहिए, दह दनादन बस, ठीक है। नहीं तो फिर लास्ट में जाके आप पछताओगे, और यार शॉर्टकट के चक्कर में सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर वो वही बात, मेरे पास 15 दिन वाली कमबैक सीरीज देखोगे आप बेटा, उससे कुछ होना नहीं है। इसमें कमबैक करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, कहने को आप बोल देंगे चाहिए। तो फर्स्ट हेडिंग आप ऐसे डालेंगे, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम कैसे चेक करेंगे, इंटरवल में कैसे करेंगे, वो सेकंड पॉइंट अपना। कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a पे किसी फंक्शन f ऑफ x का
आपको चेक करना है कि वो कॉन्टिन्यूस होगा या डिसकॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है, ये सब तमाम बातें अपन देखेंगे बेटा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लैक मार्कर किधर गया भाई, ये रहा, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे आपको रिलैक्स कर दूंगा, टेंशन ना लो कि सर एक पर्टिकुलर टाइम पे तो यही कॉन्सेप्ट अपना क्या, लिमिट को चेक करना है कि वो फंक्शन वैल्यू के इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही, खत्म बात। और लिमिट हम कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये लिमिट जो है वो इक्वल होनी चाहिए सर फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू ए पर। ऐसा हुआ दैट मींस x इज इक्वल टू ए पे हमारा फंक्शन f कैसा है, कॉन्टिन्यूस। सर इसको ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, हम इसको अकेला भी तो लिख सकते हैं कि लिमिट, इन दोनों को कंबाइन करके लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, कि x a को अप्रोच कर रहा है उस टाइम पे फंक्शन की लिमिट क्या है, वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ जाए और किसी न किसी फाइनाइट नंबर की इक्वल आनी चाहिए भाई, इन्फिनिट जैसा कुछ आ जाए उसमें अपन नहीं बात कर रहे, ठीक है। ऐसा हुआ, दोनों बात एक ही का ध्यान रखना और लगा देना यार, अपने चिंटू मिंटू का पूरा ख्याल रखता हूं मैं, वो घबरा जाते हैं ऐसी बातों में। सर 2 फॉर्मूले लिखा दिया आपने, ऐसा हुआ तो हम क्या बोलेंगे बेटा, देखना, देन f ऑफ x इज said to be continuous। कॉन्टिन्यूस को बेटा शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा मैं बार बार, ठीक है, और डिसकॉन्टिन्यूस को ऐसे लिखूंगा dc। तो said to be continuous at x is equals to a, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये अपना कॉन्सेप्ट हो गया बेटा, ठीक है। इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं, ये आपको जनरली ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं सर, ग्राफ से फील करते हैं इस बात को कि कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। और चाहो तो आप लिख देना अदरवाइज, अदरवाइज f ऑफ x, अदरवाइज मतलब सर यहाँ पे कुछ नॉट इक्वल हुआ या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है या फंक्शन वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ऐसा कुछ भी हुआ तो हम बोलेंगे f ऑफ x इज said to be discontinuous at x is equal to a, खत्म बात। धीरे धीरे स्पीड बढ़ा लेंगे, टेंशन ना लो, आसान आसान बातें हैं, फटाफट लिख लेंगे आप। कि सर ग्राफ से मुद्दे की बात करते हैं, तो ये हमने बनाया एक ग्राफ, सुनते जाना आप कि सर ग्राफ इस तरीके से है, 2 टुकड़ों में ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और यहां पर मैं ले लेता हूं सपोज इस तरीके से ग्राफ, ये ग्राफ आपका, ठीक है। सर ये मामला बना क्या दिया आपने, तो ये लाइन तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपना क्या है, x इज इक्वल टू ए है, ठीक है। इस x इज इक्वल टू ए पे हमें चेक करना है कि ग्राफ क्या है। तो ये तो देखने से पता लग रहा है सर ग्राफ जो है वो क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ग्राफ टूटा नीचे गई, ये ग्राफ तो टूट रहा है, 2 टुकड़ों में बन रहा है सर, यहाँ पे ब्रेक हो गया ग्राफ, तो डिसकॉन्टिन्यूस है। लेकिन मैथमेटिकली अगर अपन देखें कॉन्सेप्चुअल वाइज तो कैसे देखेंगे सर, लेफ्ट हैंड लिमिट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब आप ए को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो, या आपका क्या है ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, तो इस साइड से अप्रोच कर रहे हो। तो हमने जब लेफ्ट साइड से अप्रोच किया तो ग्राफ बोलो किसको अप्रोच कर रहा है, सपोज इसके सामने वैल्यू यहाँ पे है 3 ले लेता हूँ, इसके सामने वैल्यू है 4, कि सर जब हम इसको अप्रोच करेंगे तो ग्राफ किसको अप्रोच करेगा, इस पॉइंट को अप्रोच करेगा, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है 4, ये अपनी हो गई सर लेफ्ट हैंड लिमिट 4, ठीक है। और जब आप ए को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, बोलो सर इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ही अपना क्या होगा, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट हो जाएगी। इधर से अप्रोच करने को हम लिखते हैं लिमिट में a प्लस, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट कितनी हो गई सर, किसको अप्रोच कर रहे हैं 3 को, ये आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। और देख पा रहे होंगे आप दोनों इक्वल नहीं है। कोई कहे सर फंक्शन वैल्यू, तो बेटा फंक्शन की जो वैल्यू है a के ऊपर, तो a के जस्ट सामने डार्क वैल्यू कहां पे आ रही है, तो f ऑफ a पे वैल्यू ये नहीं है। होलो सर्कल का मतलब ये है कि a के ऊपर ये वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। होलो सर्कल का मतलब, डार्क सर्कल का मतलब यहाँ पे वैल्यू है सर x इज इक्वल टू a पे वैल्यू आ रही है 4। अब आप जरा मुझे ये बताना कि यहाँ पे तो सर लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और ऐसा हुआ तो सर ये लिमिट है ही नहीं, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू के इक्वल होगी या नहीं होगी उसको चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे हम बोल देंगे क्या, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। बोलो बात क्लियर है क्या, यस। नेक्स्ट देखना आप, नारे नारे नारे, सर ये तो पुराना डीजे सॉन्ग आ दिया आपने, कुछ पुरानी बातों को भी याद करना चाहिए, लम्हे बीत जाएंगे ऐसे ही। तो सर यहां से ग्राफ सपोज अपना कुछ इस तरीके से हो और यहाँ पे क्या हो डार्क सर्कल,
ठीक है, इस बार ग्राफ ऐसा है। तो सर ये ग्राफ जो है ना ऐसे चल रहा है बकायदा, कहीं भी नहीं टूट रही, तो ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखवा भी दूंगा आपको, टेंशन ना लो आप। सर ये और पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये पॉइंट कितना है, x इज इक्वल टू a, और ये पॉइंट यहाँ पे है सपोज कितने पे, 3 पे। तो देखना जरा, जब आप a को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हो तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है सर, इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है जो कि क्या है 3। तो सर राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है 3, और जब आप इसको लेफ्ट से अप्रोच करोगे सर तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है जो कि है कितना 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ रही है सर, 3 आ रही है। और सर फंक्शन वैल्यू की बात करिए तो x इज इक्वल टू a पे बोलो वैल्यू कितनी आ रही है 3, डार्क सर्कल है ना a के सामने, तो सर f ऑफ a जो है वो भी कितना आ रहा है 3 आ रहा है। यहाँ पे मामला सेट है सर, है कि नहीं है। अब इसी बात को कोई बच्चा चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक साथ लिख दो आप, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x वो कितनी आई अपने पास सर 3 आ रही है, और वो इक्वल है तो मैं इक्वल करके लिख देता हूं एक साथ ही। किसके इक्वल है सर, फंक्शन वैल्यू f ऑफ a के इक्वल है, और है कितनी 3। ये खत्म बात। हम कहेंगे यहाँ पे क्या कि सर इस बार ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। इसी ग्राफ के नीचे कॉन्टिन्यूटी का ग्राफिकल मीनिंग लिख दूं क्या, मजा आ जाएगा आपको ये सुन के। तो इस ग्राफ के नीचे ये वाली बात आप इसके नीचे लिखेंगे, आप लैंग्वेज में क्या लिखेंगे देखना जरा। और ये चीजें बेटा नोट्स बनाते हुए चलेंगे आप साथ के साथ, ठीक है। तो इन दोनों ही ग्राफ के नीचे आपको क्या बातें लिखनी है, इस ग्राफ के नीचे तो आप लिखेंगे क्या, ठीक है। हम लिखेंगे सर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। a पे ये क्या था, डिसकंटिन्यूअस। इस बात का मतलब क्या है भाई, मतलब f ऑफ x का ग्राफ स्मूथ नहीं है सर। स्मूथ मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, मतलब ऐसे चलता ही जा रहा है, ठीक है। स्मूथ नहीं है मतलब सर ग्राफ x इज इक्वल टू a पर ब्रेक हो रहा है। क्या आपको ग्राफिकल मीनिंग समझ में आ गया क्या, कि सर ग्राफ जो है ना वो कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है स्मूथ एकदम, तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, और ग्राफ कहीं पे ब्रेक हो गया, टूट गया, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू है ही नहीं सर, और है तो कहीं दूसरी जगह है। जैसे दो ग्राफ बनाए मैंने, ये ग्राफ आप बनाएंगे आगे चले देना, ये पॉइंट यहाँ पे है कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन अगर मैं इसको होलो सर्कल कर दूं यहाँ और यहाँ डार्क कर दूं, ठीक है, तो सर हम गए यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ ग्राफ क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ब्रेक हो गया सर, ये डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास सर कॉन्टिन्यूअस था, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब इसके जस्ट नीचे आप एक लाइन लिखेंगे क्या, कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। वन टाइम आपको ये चीजें देखनी, बट एक बार आप अच्छे से देख लो। इस बात का मतलब क्या हुआ सर, मतलब ग्राफ क्या है सर, स्मूथ है। इस बार स्मूथ है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है या ब्रेक नहीं हुआ, यह मतलब हो गया सर ग्राफिकल। यस, अब बनाते हैं सर एक और ग्राफ, थोड़ी क्लियरिटी मिलती है सर। लास्ट ग्राफ है, फिर आगे बढ़ते हैं सर। इंटरवल के अंदर हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, एक ग्राफ आप और बना लेंगे। वो ग्राफ कुछ इस कदर है, अभी मैंने आपको बताया इस कदर, यहां पे करो आप होलो सर्कल, ठीक है, इस तरीके से। और ये आप ऐसे करके भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। एक डार्क सर्कल में ले लेता हूं यहां, ठीक है। ये पॉइंट है सर कितना 4, और ये पॉइंट है सपोज 3। डरने के बाद और आपको चेक करना है x इज इक्वल टू a पे। तो सर एक को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ग्राफ किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है सर, ग्राफ इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और जिस पॉइंट को अप्रोच करता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे अगर अपन देखें लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई सर 3, और सर जब राइट से अप्रोच कर रहे हैं इसको, तब ग्राफ इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है सर, जिसकी वैल्यू कितनी है 3। तो मैं कह सकता हूं कि सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही किसको अप्रोच कर रही है 3। तो दोनों लिमिट अपने पास क्या है 3 है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और लिमिट है कितनी 3।
लेकिन सर इस बार फंक्शन की वैल्यू सर कहीं ऊपर चली गई। फंक्शन की वैल्यू या तो क्या हो जाए आइसोलेट, इसको आइसोलेट डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ये चीजें आप बाद में पढ़ना कंपटीशन में, ठीक है। और ये पॉइंट होता ही नहीं ऐसे, तब भी तो ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। जब पॉइंट है ही नहीं तो मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट है लेकिन सर अलग है, अलग थलग, तो इसको बोलते हैं आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। आप उस बात को छोड़ो, आप तो ये देखो डिसकंटिन्यूस हुआ नहीं है। एफ ऑफ ए कितना है सर, एफ ऑफ ए है 4, तो हम कहेंगे सर बिकॉज लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती है बट इक्वल नहीं है सर फंक्शन वैल्यू के। बोलो बात डन है क्या? तो हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है 8x इज इक्वल टू ए। लास्ट ग्राफ आप ये बना लेंगे, ये हो गया सर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना, ठीक है। इसमें से ऐसी कोई खास बात नहीं है जो आपको क्वेश्चन सोल्व करते टाइम काम में आएगी। क्वेश्चन सोल्व करते टाइम तो एक ही बात काम में आएगी, वो है लिमिट। अगला पॉइंट आप लगाएंगे कि सर ये तो पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया, हमें इंटरवल में चेक करना हो, कंप्लीट इंटरवल में हमें चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो आप हेडिंग बना दो यहां पे एक बढ़िया सी प्यारी सी, जरा सा जुनून में कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इन इंटरवल्स, कि सर इंटरवल्स के अंदर हम कैसे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है। ये लो भाई, और इंटरवल आपको पता ही है, दो टाइप के इंटरवल होते हैं सर। ओपन इंटरवल हो सकता है, ठीक है ना, इन ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल इस टाइप से x बिलोंग्स टू a, b, कि सर a और b के बीच जितने भी नंबर सर उन सभी के लिए फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। इस बात को आप कैसे चेक करेंगे, तो वो हम देखना कैसे करेंगे कि सर इसका सीधा सा एक ही मतलब है, इफ f of x is continuous, f of x is continuous at every point between a and b, कि सर a और b, क्योंकि a और b को तो लेना ही नहीं है, ये तो डोमेन में नहीं है सर, ओपन इंटरवल मतलब ये तो है ही नहीं इसमें, इस पे तो आपको बात ही नहीं करनी, हमें करनी है इनके बीच बीच में। तो इफ f of x is continuous at every point between a और b, a और b के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स है, जब भी इंटरवल की बात हो पॉइंट इनफाइनाइट्स होते हैं, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, जैसे मैं कहूं 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स है, ठीक है, उन सभी पे कॉन्टिन्यूअस हुआ तो हम बोल देंगे इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, खत्म बात, जस्ट आप इसको लिख लेंगे। अब बात करते हैं सर किसकी, क्लोज इंटरवल, और क्या, इन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में सर ए और बी पे और चेक करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है देखना, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, इसमें आप कैसे बोलेंगे? इसके अंदर बोलने का तरीका तो यही है कि सर हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, और ए और बी भी इंक्लूड कर लिया आपने, तो ए और बी पे भी होना चाहिए। पहले तो बीच बीच में चेक कर रहे थे, अब बीच में तो करना ही करना है, ए और बी पे भी चेक करना है। बट ए और बी पे चेक जब आप करोगे तो वहां पे लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट आपको फाइंड आउट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है देखना जरा, पहले आप इसको लिखो कि सर इफ f of x is continuous, और ध्यान दें आगे आप ये चीजें जरूर लिखा करो, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन x, तो यहां पे लिख देता हूं मैं, अदरवाइज f of x is discontinuous in x belongs to, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस होगा और क्या, ठीक है ना। तो एक चीज बता दिया बहुत है, इफ f of x is continuous in या at every point of a, b, कि सर इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो सर अपना फंक्शन क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो आप इस बात को कम समझ पा रहे हो तो बेटा साथ में ये भी लिख लेना, इंक्लूडिंग, इसी के जस्ट आगे लिख लेना, इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स। अब मुद्दा आता है सर एंड पॉइंट्स का, और रियल में क्लोज इंटरवल की जब बात की जाएगी, जो एंड पॉइंट है ना उन्हीं पे चेक करना होता है, मेन फोकस इसी बात पे होता है कि सर एंड पॉइंट पे हम कैसे चेक करेंगे इसमें। ये तो हमने लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है।
मुद्दे की बात यहाँ पे होती है 3। कौन कौन सी बात होती है? कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी, कि सर ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए प्लस एंड पॉइंट पे होना चाहिए। तो एंड पॉइंट का हम क्या करेंगे? एंड पॉइंट्स पे हम कैसे देखेंगे सर? सबसे पहले हम बात करते हैं 8x इज टू ए। तो आप मुझे बताओ ए के लेफ्ट में कोई नंबर है क्या? कोई नंबर है ही नहीं, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट कहां से फाइंड आउट करोगे भाई? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ए के थोड़े से लेफ्ट के अंदर हम वैल्यू चेक करते हैं, बट ए के थोड़े से लेफ्ट में तो कोई नंबर ही नहीं है सर। लास्ट नंबर ही लेफ्ट में कौन सा है? ए। तो इसके तो राइट में ही चेक कर सकते हो आप, लेफ्ट में कर ही नहीं सकते हो। तो हम ओनली यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बोलते हैं वन साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट। अभी आपको लिखवा दूंगा आगे में। तो 8x इज इक्वल टू ए, हमारे पास राइट में नंबर है सर, तो हम क्या करेंगे? राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे और उसी को ओनली चेक कर लेंगे किसके? फंक्शन वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। बस खत्म बात। और फाइनाइट नंबर तो होना ही होना चाहिए। तो इस बार सर दोनों लिमिट नहीं निकाली हमने, एक ही निकाली, क्योंकि निकाली एक ही सकते थे, ठीक है। और इस केस में अपने पास ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। एंड 8x इज इक्वल टू बी। अब बी के राइट में कोई नंबर नहीं है, ओनली लेफ्ट में नंबर है, तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट ही फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड आउट करेंगे और उसी को फंक्शन वैल्यू के इक्वल चेक कर लेंगे, इक्वल है, और वो भी किसी फाइनाइट नंबर के, ठीक है। ये चीज हुई है अपने पास, सेकंड पॉइंट। तो आप इन जनरल वे में लिखना चाहते हो एक ही लाइन में, तो आप ये बात लिख लो कि इफ एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए टू बी इंक्लूडिंग एंड पॉइंट। इसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करके मैंने लिख दिया कि ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है उन पे क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी। एंड ऑल्सो एंड पॉइंट पे भी वो क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। और एंड पॉइंट पे चेक कैसे करेंगे सर? x इज इक्वल टू ए पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसको फंक्शन वैल्यू के इक्वल चेक करेंगे, और बी पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। ये चीज मैं आपको बताता हूं, ये आई कहां से है? ये आई है सर वन साइडेड लिमिट से। अभी ग्राफ बनाएंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। देखना जरा, इसी के जस्ट नीचे आप एक ग्राफ बनाओ, खत्म करेंगे, बस टेंशन ना लो। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों है? तो ग्राफ से आप इस बात को समझ लेंगे, ठीक है। और मैथ्स में जब भी कोई बात फील ना हो, समझ ना आए, आप सीधे जाओ किसके पास? वेद जी के पास। क्या? अरे नहीं है बाबा, ग्राफ के पास नहीं यार। किसके पास जाएंगे आप? ग्राफ के पास। कि सर यहाँ पे सपोज वो ए है अपना, और यहाँ पे सपोज क्या है? बी है। और यहां मैं इस तरीके से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्यों? क्योंकि जो कुछ होगा सर इन्हीं के बीच होगा या इनके ऊपर होगा, इनसे बाहर तो आपको जाना ही नहीं, क्योंकि डोमेन के अंदर ही रहना है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डोमेन रेंज के दायरे में रह के बात करनी है बेटा अपन को, ये दायरा क्रॉस नहीं करना आपको, ठीक है। ग्राफ अपना कुछ इस तरीके से है। सपोज यहाँ पे आपका कोई डार्क सर्कल है और इस तरीके से करके कोई ग्राफ है। बहुत ज्यादा नीचे आ गया क्या मैं? हालांकि उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना ले लेते हैं सर। और यहाँ पे है होलो सर्कल, ठीक है। ये होलो सर्कल है और यहाँ पे एक डार्क सर्कल और ले लेना। ये होलो सर्कल है बेटा आपके पास 1 के सामने, और ये है सपोज 2 के सामने, और ये डार्क सर्कल है 3 के सामने, ठीक है। अब मुद्दे की बात करते हैं सर, हमें इसके बीच में चेक करना है। तो बीच में देखो कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, ग्राफ से अगर आप समझना चाहते हो तो सर बीच में तो ये हर जगह क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। इन पॉइंट का सर हम क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, इसके लिए आपको इन दोनों के ऊपर लिमिट चेक करनी है। अब मुझे आप बताओ, एक के इस साइड तो जाना ही नहीं है, तो आप एक को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हो कि नहीं? सर एक के लेफ्ट में कोई नंबर है ही नहीं, अप्रोच क्या करोगे? ऐसे थोड़ा सा भी छोटा नंबर नहीं है सर, आप ओनली इसको राइट से अप्रोच कर सकते हो। जब आप इसको राइट से अप्रोच कर रहे हो तो बोलो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है? ग्राफ सर इस पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? y कोऑर्डिनेट 3। दैट मीन सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट, इस पॉइंट पे हम ओनली राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर सकते थे, और वो कितनी आ गई सर? 3। सुनते जाना अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं सर इस पॉइंट पे कि सर इसके राइट में मामला कुछ है ही नहीं, सौदा खाली पड़ा है सर। यहाँ हम ओनली इसको लेफ्ट से अप्रोच कर सकते हैं। जब आप इसको लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है सर? इस पॉइंट को, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है बेटा? 1। तो हम कहेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट
ठीक है ना। और यहाँ पे साथ में आप लिख लेना 8x इज इक्वल टू a और लेफ्ट हैंड लिमिट 8x इज इक्वल टू b वो कितनी है सर 1 है। ये मामला सर 1 है। और अब मैं आपको कहूं कि फंक्शन वैल्यू, तो b पे आप चेक करना चाहो तो फंक्शन वैल्यू चेक कर लो, बाकी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस पे भी आप देख लो, a पे फंक्शन वैल्यू में ले लेता हूं, सपोज यहाँ पे कितनी 1 ले लूं क्या, ये मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा सर f ऑफ a कितना आ रहा है, f ऑफ a आ रहा है सर अपने पास 1, और यहाँ पे सर f ऑफ b कितना आ रहा है, b आ रहा है सर 2 के सामने, ठीक है, क्योंकि ये होलो सर्कल है। एक बच्चा ये सोच सकता है सर एक के सामने यहां भी डार्क है और यहां भी डार्क है, तो हाँ यार ये बात तो सही है, गलती हम करेंगे नहीं, टेंशन ना लो आप। ये लो ऐसे ही रख लो। तो सर इसको राइट से अप्रोच कर रहे थे उस टाइम पे, ये इसको अप्रोच कर रहा था, और एफ ऑफ ए बी कितना है सर अपना, वो भी 3 है, ऐसे लिख लो, क्या दिक्कत है। ये लो, अब तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सर हमने ये चेक कर लिया, आपने कहा था कि ये कॉन्टिन्यूअस, मैं लिख दूंगा यहाँ पे शुड बी कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो सर ए और बी के अंदर देखो ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, तो ये वाली बात तो यहाँ पे ठीक थी, फर्स्ट बात। सेकंड बात सर हमें ए पे चेक करना होता है, और ए के ऊपर हम राइट हैंड लिमिट चेक कर सकते हैं ओनली, तो ए के ऊपर हमने राइट हैंड लिमिट निकाला और फंक्शन वैल्यू चेक की, दोनों अपने पास क्या आ रही है सर, इक्वल आ रही है 3 के, यहाँ पे भी मामला सेट है। लेकिन तीनों को चेक करना पड़ेगा, तीनों पे सेट होगा तभी आप बोल सकते हो कि सर हमने बी के ऊपर ओनली हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर सकते थे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, वो कितनी आ रही है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है 1, और जो कि सर इक्वल नहीं है किसके, फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, वो कितनी है 2। तो जब ये इक्वल नहीं है तो सर यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल इन तीनों में से एक भी बात फेल हो गई, एक भी जगह डिसकंटिन्यूटी मिली आपको, तो आप क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस इन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a टू b, कि सर इस इंटरवल में f ऑफ x क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, बिकॉज ऑफ एंड पॉइंट b के ऊपर कंटिन्यूटी क्या हो गई, फेल हो गई। बोलो बात क्लियर है क्या। इस तरीके से आप ग्राफ बना के लिख देंगे। ये था आपका पॉइंट, बस इतनी है थ्योरी कंटिन्यूटी की। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, बट उससे पहले एक तो मैं कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स आपको लिखवाने वाला हूं, जो कि कंपोजिट फंक्शन जो बच्चों को डिस्टर्ब करता है मुझे पता है, उसमें काम में ले लेंगे, और आपके कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा रहेगा। तो एक तो वो पॉइंट, एक एलजेब्रा जो कि बहुत नॉर्मल सा पॉइंट है कि सर 2 फंक्शन है, उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल, और ये हर चैप्टर में चलता है एलजेब्रा, 5-7 टाइप का होता है, आपको पता ही है। वो लिख देते हैं, उसके बाद खत्म। लेकिन आज हम लेक्चर को यही फिनिश करेंगे बेटा, ठीक है। आगे की बातें करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे पूरा इसको, ठीक है। अब तक की कहानी आपको कैसी लगी बताओ, टाइम कितना लगा आपको, मेहनत कितनी पड़ी, उसको छोड़ो। आप तो मुझे ये बताओ, आपका एक भी डाउट बच रहा है क्या, और बच भी रहा होगा ना, तो आगे के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सी यू, मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहे।